अब हम लोगों को मुंबई मेट्रो का सीन दिखाया जाता है, जो कि चकाला स्टेशन की तरफ जा रही थी। मेट्रो चकाला के कुछ स्टेशन पीछे रुकी है और आजाद और उनकी टीम मेट्रो पर सवार हो जाते हैं। कुछ समय में उनकी टीम मेट्रो के सिस्टम को हैक कर लेती है, जिससे मेट्रो की लाइट ऑफ हो जाती है। जब मेट्रो की लाइट ऑन होती है तब 376 मुसाफिर लोगों को देखते हैं कि मेट्रो रुक चुकी है और किसी जगह पर 5 लड़कियों ने सभी को बोला है कि होशियारी मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर एक लड़की को पकड़ लेता है और सभी लड़कियों को बंदूक के नीचे रखने को कहता है। फिर हमारे आजाद की एंट्री होती है। आजाद उस पुलिस ऑफिसर को एक जगह बांध देता है और कहता है कि बुढ़ा होगा तेरा बाप। आजाद उससे पूछता है कि तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो और उसकी उम्र कितनी है। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि माँ से, और उनकी उम्र 55 वर्ष है। आजाद सभी औरतें को बोलता है कि किसकी उम्र है 55 वर्ष। तो कुछ औरतें हाथ खड़ा करती है, लेकिन आजाद उसे ही मारता है जो उसकी अपनी मेंबर होती है। फिर मेट्रो में और सभी न्यूज और शहर में डर का माहौल फैल जाता है। आजाद एक जगह कॉल लगाता है और कहता है कि सिस्टम की तरफ से कोई व्यक्ति को भेजो जो मुझसे बात करे। फिर सिस्टम की तरफ से नर्मदा को चुना जाता है। नर्मदा पूछती है कि तुम कौन हो। तभी आजाद बताता है कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और मुझे किसी भी सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जो बोलता हूँ वो करो। नर्मदा पूछती है कि तुम्हें चाहिए क्या। तभी आजाद नर्मदा को गाना गाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर गाना खत्म होने से पहले अगर तुमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को नहीं बुलाया, मैं हर 1 मिनट पर एक को मार दूंगा। जब हेल्थ मिनिस्टर आजाद से बात करता है और आजाद कहता है कि एक पेन और एक पेपर को ले लो और उसमें 40,97,35,556 रुपए मुझे ट्रांसफर करो। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर बोलता है यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है जिसे मैं तुरंत ट्रांसफर कर दूं। आजाद बोलता है कि जाओ बिजनेसमैन से मांग लो, नहीं तो सारे पैसेंजर मारे जाएंगे। आजाद हेल्थ मिनिस्टर को बोलता है और कहता है कि अगले 10 मिनट में तुम्हारे पास बहुत बड़े बिजनेसमैन का कॉल आएगा, इसलिए लाइन पर बने रहना। फिर आजाद काली की बेटी आलिया को कहता है अपने बाप को फोन करके बोलो पैसे ट्रांसफर करने के लिए। आलिया अपने डैड को कॉल करती है और सब कुछ सच बता देती है। फिर उसके डैड काली हेल्थ मिनिस्टर को कॉल करके कहते हैं कि उसे कहो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मेरी बेटी को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। फिर नर्मदा आजाद से बात करती है और कहती है कि पैसे किस पर ट्रांसफर करने हैं। आजाद उसे एक मेल भेजता है और कहता है कि अगले 15 मिनट के अंदर इसमें 40,97,35,556 रुपए इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, नहीं तो चकाला स्टेशन से 3 किलोमीटर पहले इतने धमाके होंगे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, रोड नहीं बचेंगे। कुछ समय के बाद आलिया बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। तभी आजाद आलिया को भी पैसेंजर के सामने सच्चाई बताता है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की है और यह भी बताता है कि इसी पिता ने 65,000 रुपए का लोन लिया था ट्रैक्टर खरीदने के लिए और जब नहीं चुका पाया तो उनके घर पर उन्हें खूब मारा पीटा और सभी के सामने नंगा करके खूब पीटा। की वजह से इनके पिता ने यह सोचकर फांसी लगा दी कि आत्महत्या करने से सरकार 2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। और जब इनके पिता मार गए, पहले तो बैंक वालों ने ट्रैक्टर को वसूल लिया मारपीट करके। उसके बाद उनकी माँ के सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और यह कह दिया कि ट्रैक्टर का सूद कौन देगा। और वही बैंक ने तुम्हारे पिता का 40,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया और ये कहाँ का न्याय है। आजाद उससे कहता है कि हाँ, हम लोग बहुत बड़े चोर हैं और अपने पापा से मिलने पर मेरा नाम विक्रम राठौर बताना। और जब 15 मिनट के बाद पैसे ट्रांसफर हो गए हैं उस बैंक अकाउंट में, तब आजाद की टीम सारे पैसे को उन 7 लाख किसानों के बैंक में ट्रांसफर करवाती है जिन किसानों ने बैंक से लोन लिया होता है। फिर अपने वादे अनुसार वह मेट्रो को चकाला स्टेशन पर रुकवा देता है और सारे पुलिस कर्मियों को और ऑफिसरों को अपनी चालाकी दिमाग से चकमा देकर आजाद की सभी टीम समेत वो लड़की भी निकल जाती है जिसे आजाद ने मारा था। और बाद में किसानों के बीच जश्न का माहौल बन जाता है। जो किसान फांसी देने जा रहे थे वे रुक जाते हैं। चारों तरफ आजाद और उनकी टीम की वाहवाही हो मिलती है, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता कि आजाद कौन है और उसके टीम के सभी मेंबर कौन है और कहां से आते हैं। अब आजाद की उम्र 55 वर्ष हो चुकी है, इसलिए उनके मेंबर आजाद के लिए नर्मदा नाम की एक लड़की ही ढूंढते हैं शादी कराने के लिए, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। नर्मदा की एक बेटी है जिसका नाम सुजी है। नर्मदा अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। नर्मदा और आजाद सुजी के स्कूल में एक दूसरे से मिलते हैं। नर्मदा आजाद को बताती है कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और लड़कों वालों ने कहा था कि बच्चे को मार दो तब हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन मैंने शादी नहीं की और सुजी की जीवन की रक्षा की। आजाद यह सब सुनकर नर्मदा से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। अब आजाद अपने अगले मिशन को अंजाम देने के लिए एक खतरनाक प्लान बना लेता है। अब आजाद हेल्थ मिनिस्टर को बांस करने की तैयारी में है। अब हम लोग के सामने हेल्थ मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपना झूठा काम जनता को बता रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं कि हमने सरकारी हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास बना दिया है, उसमें लेटेस्ट इंक्यूबेटर्स, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर और हर चीज की सुविधा प्रदान की है जब से मैंने हेल्थ मिनिस्टर का कारोबार संभाला है। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर की सारी बातें झूठ होती है, असलियत में हॉस्पिटल का हाल तो सच में बद से बदतर होता है। आगे मंत्री जी कहते हैं कि अगर मुझे गोली लग जाए तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा सुविधा है कि मैं पास के ही सरकारी हॉस्पिटल में बचा लिया जाऊंगा। यकीन नहीं है होता तो चलाओ गोली। फिर आजाद की टीम के द्वारा मंत्री जी को गोली लग जाती है और जब हॉस्पिटल ले जाने की बारी आती है तो आजाद मंत्री जी को पुलिस को चकमा देकर पास के सरकारी हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ के डॉक्टर को इलाज करने के लिए बोलता है और सभी जनता के सामने लाइव आ जाता है। अब हॉस्पिटल के डॉक्टर सभी जनता को बताते हैं यहाँ इलाज की कोई सुविधा नहीं है और मंत्री जी
जी का इलाज यहाँ नहीं हो सकता है। अब नर्मदा और हॉस्पिटल का गेट बंद कर दिया जाता है। वहाँ आजाद की टीम जगह जगह पर बम लगा देती है। अब नर्मदा को कॉल किया जाता है। नर्मदा बोलती है कि हमें कितने रुपए चाहिए। आजाद बोलता है कि मुझे तो सिर्फ 100% सच चाहिए। आजाद आगे बोलता है 3 साल पहले 27 फरवरी को आज के ही दिन इस हॉस्पिटल में सच को झूठ बनाकर एक बेगुनाह लड़की को सजा दिलाई गई थी मिस्टर जॉर्ज के द्वारा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मिस्टर जॉर्ज टीवी और मीडिया में लाइव आए और 100% सच बता दे जो कि उस दिन हुआ था। अगर सच के साथ थोड़ा सा भी खिलवाड़ किया गया तो मिस्टर जी इसके लिए बड़ी सी फूलों की माला तैयार रखना। फिर काली का कॉल आता है। जॉर्ज को बोलता है अगर तुमने सब कुछ सच नहीं बताया तो मेरे हाथों से मारे जाओगे और चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी जॉर्ज बोलता है कि मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, हम सब और आप लोग सारे के सारे लोग ऊपर से नीचे तक फंस जाएंगे। काली बोलता है जितना बोला जाए उतना काम करो। फिर जॉर्ज 3 साल पहले की पूरी कहानी बताता है। तो मीडिया को बताता है कि आज के ही दिन 27 फरवरी को 60 बच्चे इस हॉस्पिटल में स्प्लैटिंग का इलाज के लिए आए हुए थे, लेकिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी। उस समय हेल्थ सेक्टर मैं संभाल रहा था। वहाँ के डॉक्टर इरम ने मुझे यह बात पहले से ही बोल दी थी कि ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। ये भी कहा था कि सर अगर ऑक्सीजन सिलेंडर समय पर आपने नहीं पहुँचाया ना तो सारे बच्चे मारे जाएंगे, और अगर आपने समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुँचाया ना तो मैं अगले दिन हेल्थ मिनिस्टर के पास पहुँच जाऊंगी। और मैं उस दिन चाहता तो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवा सकता था, लेकिन मुझे बच्चों की जान से ज्यादा पैसे अच्छा लगता था, घपलाबाजी अच्छा लगता था। इसलिए मैंने भी डॉक्टर इरम को उस दिन यह कह दिया कि फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं है, कोई भी काम नहीं होगा, बिना कमीशन का एक भी मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर नहीं घुसता है और इस सब कमीशन खोर है। डॉक्टर इरम सिलेंडर कहीं से लाने गई, लेकिन देर हो चुकी थी और सारे बच्चे मारे गए मेरी वजह से। इसलिए लीडर लोगों ने और हमने इरम को फंसा दिया कोर्ट में कि यह उस दिन ड्रग के नशे में थी, जिसकी वजह से इसने गलत ट्रीटमेंट की बच्चों की और सारे बच्चे मारे गए डॉक्टर इरम की वजह से, और मैंने उसे जेल में सजा दिलवाई। असल में सारी गलती मेरी थी। अगर मैंने सही समय पर गैस सिलेंडर भिजवाए होते तो सारे बच्चे जीवित होते। उस 60 बच्चों के मरने का जिम्मेदार मैं हूँ, ना कि डॉक्टर इरम। फिर आजाद अपनी अगली सत्य आराध्या को बताता है कि मैंने 234 हॉस्पिटल की लिस्ट तुम्हें ईमेल की है। मुझे 5 घंटों के अंदर इन हॉस्पिटलों में सारे इक्विपमेंट सामान मौजूद हो जाने चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज छूटी, किसी भी चीज में तुम लोगों ने अगर लापरवाही की तो समझ लेना मंत्री जी इस दुनिया में रहेंगे कि नहीं। इसलिए ये सारे काम 5 घंटे के अंदर तक खत्म हो जाने चाहिए। अब तुम्हारा समय शुरू होता है। तभी कॉल पर आराध्या आजाद से कहती है कि इतना कम समय में कैसे होगा। तब जवाब में आजाद कहता है कि मंत्री जी के पास 10 साल थे ये काम करने के लिए, तब उन्होंने वह काम नहीं किया और मैं आप लोगों को 5 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। फिर 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि 234 हॉस्पिटल में सारे सुविधा पहुँच चुकी है और सारे हॉस्पिटल अब बेहतर हालात में पहुँच चुका है। अब आजाद का सेकंड मिशन पूरा हो जाता है, इसलिए वह पुलिस वालों और सभी स्पेशल फोर्स को चकमा देकर वहाँ से निकल पड़ता है, मंत्री जी को वहीं पर छोड़ के। फिर आराध्या स्केच बनवाती है कि ये कौन है। उसे पता चलता है कि ये 3 उम्र वाले आदमी हैं, इसीलिए वो तीनों का स्केच बनवाती है और कहती है कि मुझे कल मेरी शादी वाले दिन इसका पता लगाओ और मुझे स्केच बना मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि कल मैं बिजी रहूंगी। और अगले दिन शादी का दिन आता है और आजाद और आराध्या दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन सुहागरात के दिन आजाद आराध्या को अपनी सच्चाई बताने ही वाला था कि जेल से आजाद की टीम का कॉल आ जाता है। फिर आराध्या अपना फोन देखने जाती है और आराध्या जब व्हाट्सएप खोलती है तो उसे आजाद की सच्चाई पता चलती है। इधर आजाद कॉल पर अपनी टीम से बात कर ही रहा था कि उसे आराध्या गोली मार देती है। इधर काली रस्सा के लिए निकलता है और अपने छोटे भाई को यह कर जाता है कि यहाँ सब कुछ ठंडे दिमाग से संभाल लेना और कुछ गड़बड़ मत करना, जो करना है मुझसे पूछ कर करना। फिर अगले दिन उसे पता चलता है कि आजाद और आराध्या ने शादी कर ली है और उसे लगता है कि आराध्या आजाद के साथ मिली हुई है, इसीलिए काली का भाई दोनों को उठवा लेता है और अपने इलाके ले आता है। लेकिन आजाद की टीम को इसका भनक लग जाता है और वह भी उसके इलाके पहुंच जाते हैं। यहाँ वह लोग देखते हैं कि काली का भाई आजाद और आराध्या को मार रहे हैं और एक गोली वे लोग आराध्या को मार चुके हैं। जब आजाद को गोली मारने की बारी आती है तो एंट्री होती है उनके पिता विक्रम राठौर की और आजाद को बचाने आई टीम यह देखकर हैरान हो जाती है। फिर विक्रम की टीम और काली की टीम दोनों में खूब मारपीट होता है, जिसमें काली का भाई का मृत्यु हो जाता है विक्रम राठौर के द्वारा। फिर विक्रम अपने बेटे को अपने अड्डे ले जाता है और आराध्या को वहीं छोड़ देता है। अब दूसरे पार्ट में दिखाया जाता है कि काली अभी रशिया में अपनी बिजनेस मीटिंग में है और उसे अचानक भारत से कॉल आता है कि आपका भाई विक्रम से लड़ने में मारा गया है। फिर काली भारत के लिए रवाना होता है और अपने भाई के बॉडी के पास आकर कहता है कि बिजनेसमैन को अपने गुस्से पर, इमोशन पर कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरी तरफ आराध्या अपनी टीम से बात करती हुई दिखाई जाती है। उसने वारदात के दिन
आजाद की टीम का चेहरा देखा था और उसे पता चलता है कि ये 7 गर्ल्स उस जेल में है और समय आने पर आजाद का साथ देती है, इसलिए वह भी कैदी के वेश में उसे मिलने पहुंच जाती है और हाथ में अपने कपड़े पर चिप लगा देती है जो उसके टीम से कनेक्ट था और 7 गर्ल्स को बताती है कि आजाद ने मेरे साथ धोखा किया है। यह बात सुनकर गर्ल्स बताती है कि आजाद को समझने से पहले तुम ये समझो कि विक्रम राठौर कौन है, ऐश्वर्या कौन है। लड़कियां आजाद की सारी सच्चाई आराध्या को बताती है। लड़कियां विक्रम राठौर और ऐश्वर्या के बारे में पूरी कहानी बताती है। शुरुआत में एक कैप्टन को दिखाया जाता है, वह अपने सभी जवानों से कह रहे हैं कि हमारे देश के 40 ट्रक ड्राइवर्सों को टेररिस्टों ने पकड़ रखा है। टेररिस्टों को मारने के लिए और सभी 40 ट्रक ड्राइवर्सों को लाने के लिए हमने 32 रेस्क्यू टीम को टेररिस्टों को मारने के लिए भेजा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि हुआ कि टेररिस्टों ने हमारे 26 जवानों को मार दिया है और बाकी बचे 6 जवानों को उन्होंने बंधक बना लिया है। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार तुम लोग उन टेररिस्टों का मुकाबला करो और उन्हें बता दो कि हमें कितना ज़्यादा पावर है और हम क्या कर सकते हैं। कैप्टन यह काम विक्रम राठौर को सौंपता है, जो कि उसके सामने बैठा हुआ था। वह सभी जवानों का हेड होता है। विक्रम बिना देर किए अपने सभी साथियों को लेकर अपने मिशन की तरफ निकल जाता है और वहां पहुंचकर आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब देता है, लेकिन कुछ गोलियों के चलने के बाद उनकी बंदूक ML463 काम करना बंद कर दी थी, जिसकी वजह से आतंकवादियों द्वारा एक जवान को आंख में गोली लग जाती है और सभी जवान उसको एक सेफ जगह पर छुपा देते हैं। फिर सभी जवान विक्रम से पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। विक्रम कहता है कि सभी टेररिस्टों का बंदूक छीनकर उनको मार डालो। फिर सभी जवान उनका बात का पालन करते हैं और सभी आतंकवादियों को मारकर अपना मिशन पूरा कर लेते हैं। साथ में वह 6 जवान और 40 ट्रकों को और वह जवान अपने साथ भारत ले आते हैं, लेकिन इसमें एक जवान मारा जाता है क्योंकि बंदूक ने समय पर काम नहीं किया था, इसीलिए। फिर विक्रम सभी को मिशन सक्सेसफुल होने का कारण बताता है और साथ ही साथ यह भी बताता है कि वहां पर हमारी बंदूकें काम करना बंद कर दी थी। अगर हम लोगों ने सूझबूझ से काम नहीं करते तो हम लोग भी उन सभी 27 जवानों की तरह मारे जाते। इसलिए मैं हाई कमांड से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ML463 बंदूक बनाने वाले डीलरों, सप्लायरों पर इंक्वायरी की जाए और इन सभी के ऊपर जाँच बैठा दी जाए, क्योंकि अगर ये बंदूक उस दिन काम करती तो हमारे 27 के 27 जवान जीवित होते। फिर विक्रम के कहने पर होता भी यही है, सभी के ऊपर जांच बैठा दी जाती है। जब यह खबर 4th बड़े वेपन बनाने वाली कंपनी के मालिक काली तक पहुंचती है तो वह विक्रम के बारे में सारी जानकारियां ले लेता है अपने सूत्रों से और अपनी गलती को सुधारे बिना वह निकल पड़ता है अदालत की ओर अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए। लेकिन विक्रम यह सब बातें समझ जाता है और उनकी गलती सभी के सामने, पूरे अदालत के सामने लाइव लोगों को दिखाने लगता है और प्रूव कर देता है कि आपकी बंदूक उस समय नहीं चली थी और गलती आपकी है, जिससे काली के ऊपर जांच बैठा दी जाती है और उसके सारे प्रोजेक्ट्स और एग्रीमेंट पेपर पर होल्ड पर रख दिया जाता है और अगर काली दोषी पाया जाता है तो उसकी कंपनी पर बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन काली बहुत बड़ा पैसे वाला था, इसलिए वह शाम को पहले गुंडों को इकट्ठा करके वह विक्रम के घर पहुंच जाता है और पहले वह उनके पेट डॉग जिसका नाम रिया होता है उसे मार देता है। फिर काली विक्रम को उसकी पत्नी के सामने उसके साथ मारपीट करके उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है। फिर उसे गोली मारकर नदी में गिरा देता है, लेकिन अभी भी वो जिंदा था। उसकी बॉडी तैरकर नदी के नज़दीक वाले गांव में पहुंचती है, जहां वहां के लोग उनकी मरहम पट्टी करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद अब विक्रम की याददाश्त खो चुकी थी, वो किसी को नहीं पहचानता है। फिर कुछ दिनों के बाद गाँव वालों का पर्व का दिन आता है और विक्रम देखता है कि गांव वालों पर आतंकवादियों का हमला हो गया है। आतंकवादी लोग सभी गांव वालों को मार रहे हैं, इसलिए वो अपना दम दिखाता है और सभी आतंकवादियों को मारकर सभी गांव वालों को उनकी कैद से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है और वहीं पर रहने लगता है। दूसरी तरफ विक्रम की पत्नी ऐश्वर्या को दिखाया जाता है, जो कि बेहोश होती है। जब वो होश में आती है तब वो देखती है कि काली के आदमी वहाँ पर थे। वे लोग ऐश्वर्या से कहते हैं कि इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो और ये पैसे ले लो, ये पैसे काली सर ने आपके लिए भिजवाए हैं। जब ऐश्वर्या वो एग्रीमेंट पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था कि विक्रम एक देशद्रोही है और उसने देश के साथ गद्दारी की है। एग्रीमेंट को पढ़कर ऐश्वर्या को गुस्सा आ जाता है, तब वह बिना साइन किए तीनों पुलिसकर्मी को मार देती है, जिसकी वजह से उसको फांसी की सज़ा हो जाती है और वह जेल चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद काली
विक्रम नाम बोलकर ऐश्वर्या से मिलने पहुंचता है जेल में और ऐश्वर्या को बताता है कि मैं फोर्थ बड़ा वेपर बनाने वाला कंपनी का मालिक हूँ और तेरे पति ने मेरा रोजगार को ख़त्म करने का सोचा, इसलिए मैंने उसे ज़िंदगी से ही ख़त्म कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, जब तुम्हारी फांसी होगी ना तब मैं तुम्हारी खुशी बनाऊंगा। फिर कुछ दिनों के बाद फांसी की डेट आती है। जल्लाद फांसी देने ही वाला था कि कुछ मिनट पहले ऐश्वर्या बेहोश हो जाती है और डॉक्टर को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसके पति का बच्चा है। इसके लिए कोर्ट अपने नियम के अनुसार ऐश्वर्या को 5 साल के बाद उसको फांसी देने का निश्चय करती है, जिसके बाद उसका बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम वह आज़ाद रखती है। वह और आज़ाद और सभी कैदी आज़ाद से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और आज़ाद को बहुत चाहती थी। ऐसे ऐसे दिन बीत जाते हैं और 5 साल पूरे हो जाते हैं। जिस दिन ऐश्वर्या को फांसी दी जानी थी उसी दिन ऐश्वर्या आज़ाद को अपने पास बुलाती है और कहती है कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुम दुनिया को बताना कि तुम्हारे पिता देशद्रोही नहीं बल्कि देशभक्त थे और सभी बेकसूरों माँ की मदद करना और इन सभी माँओं की मदद करना, ये मुझसे वादा करो। फिर ऐश्वर्या को कुछ समय बाद फांसी दे दी जाती है। आज़ाद अपनी माँ को मरा हुआ देख खूब रोता है और अपनी माँ की कही हुई बातों पर चलता है। दूसरी तरफ 30 वर्ष बाद अब आज़ाद के बाप के दुश्मन काली को दिखाया जाता है, जो कि पहले से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। उसने अपनी पहुंच बड़े बड़े नेता मिनिस्टर तक बना ली है, लेकिन वह अभी भी नहीं सुधरा। जो वह 30 वर्ष पहले गलत काम किया करता था अब उसे और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। सिर्फ काली बूढ़ा हो गया है और एक उसकी आलिया नाम की बेटी भी है। अब काली ने एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपना आरिफ नाम का ड्रीम प्रोजेक्ट दिखाया और कहा, इसको पास कर दो, इससे कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। कलेक्टर कहता है कि अगर ये प्रोजेक्ट पास हो गया और फैक्ट्रियां लग गई ना तो उस जगह की हवा, वायु, पानी प्रदूषित हो जाएगी और जहर बन जाएगी, इसलिए मैं इसे पास नहीं करूंगा। तो काली बिना देर किए कलेक्टर के घर पहुंच जाता है और उसके बच्चे को अपने हाथ में लेकर कलेक्टर को कहता है कि अगर तुम इस पर साइन नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। कलेक्टर डर के मारे साइन कर देता है, लेकिन काली सोचता है कि ये मेरे ऊपर बाद में केस कर देगा, इसलिए उसे भी जहर की गोली खिलाकर मार देता है। फिर एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अच्छे आदमी थे, इसलिए तुम मेरी बेटी जैसी हो और तुम्हारा बेटा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ विक्रम राठौड़ का बेटा आज़ाद अब 35 वर्ष का हो चुका है, जो कि बेटे होने का फर्ज निभा रहा है और अपनी माँ के नस के कदम पर चल रहा है, जो कि अपने बाप और निर्दोष लोगों को बेगुनाह साबित करने के लिए सरकार की आंखें कई तरह से खोल रहा है। जिससे अब आराध्या आज़ाद के साथ काम करना चाहती है और सभी गर्ल से पूछती है कि अब आज़ाद कहाँ है। वही जवाब में लड़कियां बताती है आज़ाद अभी अपने डैड के पास है। अब आज़ाद को दिखाया जाता है जो कि अब होश में आ चुका है। आँख खुलते ही वह अपने पिता और उनकी टीम को देखता है और वहीं पर विक्रम की टीम विक्रम की सच्चाई आज़ाद को बताता है कि इन 3 सालों में क्या क्या हुआ और अब इनकी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन हम सब ने इनको यकीन दिला दिया है कि ये आपका बेटा है। अब आगे के सीन को दिखाया जाता है। आज़ाद की टीम का मेंबर आज़ाद और विक्रम की टीम को बताती है कि आराध्या, 7 गर्ल्स और उनकी बेटी की जान खतरे में है। अब बिना देर किए आज़ाद और विक्रम राठौड़ की टीम अपने काम को करने के लिए लग जाते हैं। इधर आज़ाद उन लड़कियों और आराध्या को बचाने जाता है और दूसरी तरफ विक्रम की टीम सूची को बचाने के लिए जाते हैं। इधर ईरानी आराध्या समेत सभी लड़कियों को बाहर बुलाता है और उल्टी सीधी बातें करने लगता है। आराध्या बोलती है ये क्या कर रहे हो ईरानी। अब ईरानी आराध्या को एक चमेट मारता है और कहता है तुमको क्या लगता है तुम्हारे लिए काम करता हूँ, मैं काली के लिए काम करता हूँ। फिर ईरानी काली को फोन कर के पूछता है सर अब क्या करना है। काली बोलता है आज़ाद के बारे में पूछताछ कर लो और सभी को मार दो। उसके बाद ईरानी सभी को गोली मार देता है जिससे सभी के सभी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और अब ईरानी बाहर जा रहा है जहाँ पर उसका आज़ाद इंतजार कर रहा है। अब ईरानी आज़ाद को बोलता है कि आज़ाद अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते क्योंकि यह जेल मेरा है। आज़ाद हंसकर बोलता है जेल तेरा है लेकिन इसमें सारी के सारे औरतें तो मेरी है ना। और आज़ाद एक बटन दबाता है जिससे जेल का दरवाजा खुल जाता है और सारी औरतें बाहर आकर ईरानी समेत के आदमी को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ आराध्या जख्मी हालात में आज़ाद को आवाज लगाती है जिसे सुनकर आज़ाद उसके पास पहुंचता है और वह देखता है कि सभी को गोली लगी हुई है। आज़ाद लक्ष्मी को छोड़कर सभी को बचा लेता है। अब अगले मिशन में लक्ष्मी की जगह आराध्या काम करने का फैसला करती है। अब आज़ाद की एक नई टीम बनकर रेडी हो गई है। अब आज़ाद सबको अगले मिशन बताता है। इस बार काली की बारी है क्योंकि वह इलेक्शन में करोड़ों रुपए विदेश में भेजने वाला है और अगर ये जनता के पैसे
विदेश चला गया ना तो इलेक्शन में वही होगा जो काली चाहेगा। इसलिए आजाद कहता है कि मैं और 7 लड़कियां और डैड की टीम पैसे को लेकर इस जगह पर पहुंचेंगे और बाकी बचे तुम लोग अयोध्या का साथ दोगे ईवीएम मशीन को इस जगह पर लाने के लिए। और सभी अपना अपना काम में भिड़ जाते हैं। अब आजाद और उनकी टीम को दिखाया जाता है जो कि अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अब आजाद की टीम पैसों से भरा ट्रक के पास पहुंच जाते हैं और जिससे काली के लोगों को पता चल जाता है। फिर दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है और आजाद ट्रक को लेने में कामयाब हो जाता है। आजाद के डैड आजाद को कहते हैं कि मैं इन लोगों को संभालता हूँ, अगर तुम ट्रक को लेकर पहुंचो क्योंकि तुम्हारा ये मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन खुशी की बात यह थी कि आजाद और अयोध्या मिशन को पूरा करने में कामयाब होते हैं। आजाद की टीम सारे ट्रक को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और विक्रम की टीम उनसे सामना करते हैं। लेकिन वह लोग इतने ज्यादा होते हैं कि विक्रम की टीम पकड़ी जाती है। अब अगले पार्ट में दिखाया जाता है कि विक्रम की टीम को काली के पास लेकर आया जाता है। काली सभी को खूब मारता है लेकिन कोई भी रुपये के बारे में कुछ नहीं बताता। तभी वह टीवी पर आजाद को देखता है जिसमें वह कह रहा है कि मैं 10 बजे सुबह मॉर्निंग में टीवी पर लाइव आऊंगा, जिससे न्यूज चारों ओर आग की तरह तेजी से फैल जाती है। अब आजाद से बात करने के लिए ऑफिसर मधुबन नायक को चुना जाता है। मधुबन नायक कहता है कि वह 10 बजे सुबह टीवी पर नहीं आना चाहिए, इसलिए तुम 100 लोग कमांडर लेकर जाओ और उसे जिंदा मत छोड़ना, उसे मार दो। तभी 100 आर्मी अंदर चले जाते हैं लेकिन वह अंदर ही रह जाते हैं। आजाद सिर्फ एक को बाहर भेजता है बिना कपड़ों का। आर्मी वाला मधुबन नायक को बताता है कि वह अकेला नहीं, उसके साथ वह और 6000 महिलाएं हैं और उसने 20 फीट पीछे तक चारों तरफ लैंड माइन बिछा रखे हैं, इसलिए सभी को पीछे हटने को कहा है, नहीं तो सभी के चीतरे उड़ जाएंगे। मधुबन चेक करता है कि सही में लैंड माइन बिछा हुआ है, इसलिए वह सभी को पीछे हटने को कहता है। आजाद अब मधुबन से कॉल पर बात करता है लाइव और कहता है कि मैंने तुम्हें एक डॉक्यूमेंट भेजा है, उसमें मुझे हेड ऑफ स्टेट के साइन चाहिए, नहीं तो 90,000 ईवीएम मशीन को खत्म कर दूंगा, जिससे पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। जिससे यह खबर पूरे देश में तेजी से फैल जाती है और आजाद इधर लाइव देश की सच्चाई बताता है कि देश में क्या हो रहा है। वह लाइव बोलता है मुझे हेड ऑफ स्टेट का इस पर साइन चाहिए, इस पर, क्योंकि इससे 53 फैक्ट्रियां देश में बंद हो जाएगी, जिससे होगा कि 40 लाख लोग की जान हर साल बच जाएगी अगर अगल बगल के एरिया पोल्यूट नहीं होंगे, लोग बीमार नहीं होंगे। और एक आखिरी बात, आप लोग सब कुछ सोच समझ कर कोई भी काम या फिर कोई भी सामान खरीदते हैं, लेकिन आप लोग नेता चुनने में किसी को भी वोट दे देते हैं। आप वोट देने से पहले नेता लोग से पूछे आप मेरे लिए अगले 5 साल में क्या क्या करोगे। जब आप अपने सवाल से संतुष्ट हो जाएं तभी उनको वोट दे, सच्चे नेता को जो आपके हित में काम करे। यह बात सुनकर सारी जनता जाग जाती है, जिससे हेड ऑफ स्टेट इन पर साइन कर देता है और सारे 53 फैक्ट्रियां बंद हो जाती है। फिर बदले में आजाद सभी को ईवीएम वापस कर देता है। अब लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ काली अब पैसे भी करके जेल में पहुंच जाता है अपने रुपये को लेने के लिए। विक्रम एक साथी को मारकर बोलता है सभी सावधान हो जाओ, लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि विक्रम राठौर को अचानक होश आ जाता है पिछली यादों का। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और सच्चाई की जीत होती है। फिर आजाद काली का वही हाल करता है जो हाल काली ने 30 साल पहले उसकी माँ का किया था। इसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।